संस्कृत के लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स जो आपकी ग्रामर को और बेहतर बना देगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य आकाश शर्मा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th के सब्जेक्ट संस्कृत की पुस्तक शेमुशी भाग 2 का पाठ संख्या 7। जी हाँ, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है सप्तमः पाठः, यानी पाठ 7 विचित्र साक्षी। इस पाठ का नाम क्या है? विचित्रः साक्षी। विचित्र मतलब होता है अनोखा, विचित्र मतलब हुआ अनोखा, साक्षी मतलब हुआ गवाह, अनोखा गवाह। तो इस पाठ का नाम है, और जैसा इसका नाम है वैसे ये पाठ की कहानी भी है। दरअसल ये एक पाठ की कहानी है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये सत्य घटना पे आधारित सच्ची कहानी है। जी हाँ, कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आ रही आपको कि आप हॉरर मूवी देख रहे हो कुछ, कि ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है? एकदम जैसे हॉरर फिल्मों के पहले लिखा हुआ नहीं आता, उस टाइप से फील हो रहा होगा आपको। पर ये वास्तव में हॉरर नहीं है, बहुत अच्छी मैसेज देने वाली कहानी है, और ये कहानी बहुत फेमस भी रही है। चलिए सीधे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। क्या कहता है इस पाठ का परिचय? इस पाठ की भूमिका थोड़ी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको इस पाठ का पहले कथासार सुनाऊंगा, तब हम पहले इस पाठ में जाएंगे। लिखा है विचित्र साक्षी ही, यानी अनोखा गवाह, सप्तमः पाठ। आप अपनी किताब में देख पा रहे होंगे तो पेज नंबर 58 58 संख्या पेज की है। लिखा है अयम पाठ है, यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचितया कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा विरचित कथा का संपादित अंश है। यानी जो आप ये कहानी पढ़ रहे हो, इस कहानी के रचनाकार का नाम है ओम प्रकाश ठाकुर। लिख देता हूं मैं ओम प्रकाश ठाकुर, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक प्रसंग आपका बन जाएगा रचनाकार, क्योंकि कहानी है, कहानी के रचनाकार होते हैं, तो इनका नाम क्या है? ओम प्रकाश ठाकुर। तो बच्चों, ये जो राइटर है ओम प्रकाश ठाकुर, ये कहानी भी बड़ी इनकी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, और ये आपके परीक्षा में कथा सार लिखी है। 2 नंबर का पेपर आता, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ना हर बार आपके पेपर में, हाफ ईयरली में और ईयरली में, कि इस पाठ का कथासार हिंदी में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आप याद करके रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये कहानी बहुत ईजी है और बड़ी अच्छी है, तो आपको याद हो जाएगी जब मैं आपको सुनाऊंगा और जब इसको आप पढ़ोगे। तो यहाँ लिखा है यह कथा, यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा विरचित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा, यानी यह कथा बंग साहित्यकार, बंगाल के साहित्यकार, बंगाल के साहित्यकार मतलब बंगाल के कवि, बंगला भाषा के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। सुना हुआ नाम लग रहा है ये। क्या किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश का राष्ट्रगीत लिखा है। राष्ट्रगीत की बोल क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं 50% बच्चे जब उनसे पूछते हैं कि बताइए नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में क्या डिफरेंस है, नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम क्या है, या हिंदी में पूछोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या है। तो बच्चे राष्ट्रगीत को बता देते हैं जनगण मन अधिनायक जय, और राष्ट्रगान को बता देते हैं वंदे मातरम वंदे मातरम। आप सोचिए, उल्टा है ना, इसका अपोजिट है ना। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, गुरुदेव ने लिखा हुआ बच्चों। तो आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। यानी ये कथा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जब वो जज थे, जी हाँ पहले वो जज थे, न्यायाधीश थे, तो न्यायाधीश के रूप में उन्होंने एक निर्णय दिया था एक केस की सुनवाई में, उसके ऊपर आधारित ये कहानी है। लिखा है न्याय करता रहा, न्याय करने वाले, सत्य असत्य निर्णयात्म, सत्य असत्य के निर्णय को लेकर, यदा कदा यानी जब कभी, तादृशानाम युक्ति नाम प्रयोगम कुर्वन्ति, वैसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। युक्ति मतलब क्या होता है? उपाय। वैसे उपायों का प्रयोग करते हैं। क्या बोल रहे हैं? न्याय करता रहा सत्य असत्य निर्णयार्थम, न्याय करने वाले न्यायाधीश जब कभी ऐसी युक्तियों का, ऐसे उपायों का प्रयोग करते हैं, या भी प्रमाणम बिना भी न्याय से आगे, जिसमें प्रमाण के बिना यानी सबूत के बिना न्याय नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये होगा कि न्यायाधीश के पास में, जजों के पास में कई बार ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनकी वो सुनवाई करते हैं,
तो वो उसमें निर्णय देने को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसका निर्णय दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई सबूत भी नहीं है, इसमें कोई गवाह भी नहीं है जिसके आधार पे मैं इसका निर्णय दे सकूं। तो न्यायाधीश जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसा अक्सर कई लोगों के साथ, कई न्यायाधीशों के साथ हुआ है। अस्याम कथायाम अभी यह कथा भी न्यायाधीशेन तथैव मार्गम आचरित है। ये इस कथा में न्यायाधीश के साथ भी वैसे ही बात होती है कि इन्हें भी एक केस की सुनवाई में कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मिलता है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इन्हें समझ में आ जाता है कि दोषी कौन है, गुनहगार कौन है, लेकिन इसको किस बिना पर, किस सबूत या साक्ष्य के आधार पर, गवाह के आधार पर मैं दोषी करार दूं। तो ये रविंद्रनाथ नहीं बल्कि बंकिम चंद्र जी के साथ में भी ऐसा होता है। तो अब ये आपका पाठ की भूमिका थी जो आपने 4 लाइन की पढ़ी है। अब सीधे आपका पाठ शुरू करें, उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में इसकी कहानी एक बार समझाना चाहता हूँ। ऐसा होता है कि बहुत समय पहले किसी गांव में एक गरीब मजदूर होता है। वो जीवन भर बहुत पढ़ाई लिखाई कराने के लिए अपने बच्चों को, ताकि उसका बेटा आगे पढ़ लिख के बड़ा बने, खूब मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद, मजदूर के बाद जब कुछ पैसा इकट्ठा होता है और जैसे उसका बच्चा स्कूल पढ़ाई पूरी कर लेता है और जब उसको महाविद्यालय में, कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तब वो अपने बेटे को शहर से दूर किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए जाता है। बेटा पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड होता है, इसलिए बेटे का वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। अब कहाँ शहर, कहाँ गाँव। गाँव में पिता मजदूरी करता है, घर परिवार के साथ जैसे तैसे अपने घर बार को चलाता है, गृहस्थी चलाता है। और बेटा इतना दूर कॉलेज पढ़ने के लिए जाएगा तो वो आएगा कब और जाएगा कब, क्योंकि जगह भी बहुत दूर है। और ये कहानी लगभग आज से 100-150 साल पुरानी है। उस समय गाड़ियाँ, वाहन नहीं चलते थे, बहुत कम गाड़ियाँ, बहुत कम वाहन होते थे, तो आने जाने में संभावनाएं नहीं थी, अप डाउन कर नहीं सकते थे। इसलिए मुश्किल से इस किसान को उस शहर में कहीं एक छात्रावास मिलता है, एक हॉस्टल मिलता है, जिसमें वो अपने बेटे का वहाँ दाखिला करवा देता है। तो अपने बेटे को वो कॉलेज में और हॉस्टल में छोड़ करके आ जाता है। उसके बाद आकर के घर में जब मजदूरी करता है, तो कुछ दिन बाद उसके पास समाचार पहुंचता है कि उसका बेटा बहुत बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। जब ये खबर पड़ता है मजदूर, तो उसे बहुत चिंता होती है। वो तुरंत सब कुछ काम छोड़ करके वो तुरंत उस शहर की ओर जाता है जहाँ उसका कॉलेज है। तुरंत वो सबको छोड़ के उस तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे चिंता हुई थी कि पहले के ज़माने में लेटर कुछ दिन बाद पहुँचते थे। अब जब ये लेटर लिख के पहुँचाया गया होगा उसके घर पे, ये तो बात बहुत पुरानी होगी, तब वो बहुत बीमार था, अस्पताल में एडमिट था, तो न जाने अब किस अवस्था में उसका बेटा होगा। मजदूर का बेटा है, मजदूर का बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि हो सकता है कोई बड़ी बीमारी हो गई होगी, ज़्यादा पैसे लगने होंगे। तो वो मजदूर अपना पैसा इकट्ठा करता है और उसके जैसे ही समाचार पड़ता है वैसे ही पैदल रवाना हो जाता है। जी हाँ, पैदल रवाना होता है कहाँ? उस शहर की ओर जहाँ बेटे का कॉलेज था, जहाँ उसका हॉस्टल था, जहाँ पर वो बच्चा रहता था। अब वो पैदल जा रहा है, भले उसको टाइम लगेगा, काफ़ी घंटे लगेंगे, 1-2 दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में, पर वो पैदल जा रहा है। ये मजदूर ये भी नहीं सोच रहा है कि थोड़ा सा पैसा खर्च करके कोई गाड़ी में बैठ के चला जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, बच्चे को मिल लूँगा। ये भी नहीं सोच रहा है। ये सोच रहा है कि गाड़ी वाले को अगर मान लो मैं 2 रुपये दूंगा, तो मान लो 2 रुपये अगर बाद में जब उसकी दवाई बच्चे की या उसको ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ा तो 2 रुपये वहाँ दे दूंगा ना, या गाड़ी वाले को दूंगा, आराम से जाऊँगा। इससे बेटर है कि थोड़ा जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते जाऊँगा, 2 दिन लगने होंगे तो 1.5 दिन में पहुँच जाऊँगा, पर पैसे बचाऊँगा। मजदूरों की थिंकिंग होती है, और जब विपदा परेशानी आती है तो वो थोड़ा कंजूसी हर इंसान को करना पड़ता ही है, और वो करता भी है कि न जाने क्या लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये सोच के वो बेचारा पैदल ही रवाना हो गया होता है। अब पैदल रवाना होते होते, दौड़ते 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 रात हो जाती है, पर वो अभी भी उस शहर से बहुत दूर होता है। रात के समय पर इसे, इस मजदूर को ख्याल आता है कि रात को अंधेरा बहुत है। पहले के ज़माने में कहाँ लाइटें होती थी, कहाँ सुविधाएं होती थी। बोला लाइटें बहुत है, लाइट है नहीं, अंधेरा बहुत है, क्या किया जाए? ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ कोई पास में कोई गाँव होगा, उसमें रहने के लिए कोई ठिकाना देख लेता हूँ, और आज की रात इस गाँव में रुक के रह जाता हूँ, और सुबह निकल जाऊँगा उस शहर के लिए। ये विचार करके वो जाता है। तो गांव में एक पास में गांव होता है, वहाँ पर एक किसी सज्जन का घर होता है। मजदूर जाता है, उसके घर का गेट बजाता है, सामने से वो सज्जन बाहर निकलते हैं। मजदूर कहता है कि क्या मैं आपके घर में एक रात काट सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं आगे जाना है और बाहर बहुत सुनसान जंगल है, बाहर रहना मेरा सुरक्षित नहीं है, तो क्या मुझे आपके घर में रहने के लिए एक छोटा सा शरण मिल सकती है, कहीं कोना मिल सकता है? वो बेचारा बहुत भला मानुस होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, कहता है ठीक है, आप मेरे घर में आ जाइए, आज रात को आपको रुकना है, रुक जाइए।
उसको बुलाता है, उसको बैठा के खाना वाना खिलाता है और एक कमरा दे देता है, कोना दे देता है कि आप यहाँ सो जाओ, सुबह उठ के यहाँ से हाथ मुंह धो करके आप नाश्ता वास्ता करके चले जाइएगा। ये बात डन हो जाती है। अब उधर सेठ का घर होता है, वो बहुत अच्छा सेठ होता है, सज्जन भी होता है, जिसके घर में ही मजदूर जाके सोता है। रात हो जाती है और भाई साहब सेठ सोने लगता है, पूरा परिवार सो गया होता है और मजदूर की भी आंख लग गई होती है। तो मजदूर को जहाँ पर रखा गया होता है ना, उसके पास में सेठ की तिजोरी वाला कमरा होता है, जहाँ पर सेठ अपना पैसा वैसा रखता है, उसके पास वाले कमरे में था वो। अचानक देर रात को मजदूर को ऐसा नींद में आभास होता है कि उस घर में कोई चल रहा है, अंधेरा है और उस घर में कोई चल रहा है, दबे पाँव चल रहा है। अभी कौन चल रहा है दबे पाँव, ये बात सुन करके एक छोटी सी कदमों की आहट से ही मजदूर की नींद खुल जाती है। फिर वो ध्यान से सुनता है कि ये कुछ अलग एक्टिविटी हो रही है, कुछ चीज़ रखने की आवाज़ आ रही है, कुछ खोलने की आवाज़ आ रही है, और आती है और फिर रुक जाता है। ये कौन हो सकता है? घर का कोई सदस्य होगा तो वो लाइट जलाएगा, और लाइट नहीं जलाएगा तो वो दबे पैर क्यों चलेगा? घर का सदस्य रात को इतना कोई इंपॉर्टेंट काम भी क्यों करेगा? वो करेगा तो फिर ढंग से आवाज़ आएगी, ऐसे ठक रखने की आवाज़ अलग से क्यों आएगी? ये बात सोच करके मजदूर को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये घटनाक्रम चल रहा होता है, थोड़ी देर में मजदूर को कंफर्म हो जाता है कि अंदर एक चोर है जो यहाँ चोरी कर रहा है इस घर में। अब मजदूर सोचता है कि मैं इस घर में शरण लेने के लिए आया हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि इसकी घर की रखवाली भी मुझे वो करनी चाहिए। वो खड़ा होता है, सोचता है कि इस चोर को मैं पकड़ूंगा। जैसे ही वो उस चोर की तरफ जाता है, चोर उसको देखता है, वास्तव में वो चोर ही होता है। वो देखता है और वो वहाँ से भागने का प्रयास करता है खिड़की से कूद के, लेकिन चोर क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। और उसको चोर जैसे ही उसको पकड़ लेता है, क्योंकि चोर बहुत कमज़ोर होता है, मजदूर होता है, ये चोर नहीं मजदूर जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, और चोर हट्टा कट्टा होता है। अभी क्या हुआ कि वो मजदूर जो कमज़ोर है उस हट्टे कट्टे चोर को पकड़ता है और अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर लेता है। बेशक मजदूर कमज़ोर होता है पर वो मेहनती बहुत होता है, उसमें पकड़ बहुत अच्छी होती है। उसको पकड़ मजबूत कर लेता है और पूरी कोशिश करने के बाद जब लगता है उस चोर को जो हट्टा कट्टा होता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, तब एक विचित्र घटना होती है। विचित्र घटना ये होती है कि पता लगता है कि वो चिल्लाना शुरू कर देता है। कौन चिल्लाना शुरू कर देता है? जिसको पकड़ा था मजदूर ने, जिस चोर को, वो चोर ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि अरे चोर चोर चोर, देखो देखो ये आदमी कौन है, ये चोर है। इतना शोर होने लगता है कि घर वाले उठ जाते हैं, लाइट जलाते हैं, और शोर होने लगता है। उसका शोर सुन के आस पड़ोस के लोग भी उठ जाते हैं, चोर, अरे चोर कहाँ गया चोर, ऐसी बात सुन करके वो भी चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि जो चोरी करने आया है, वास्तव में जो हट्टा कटना था, वो तो उस गाँव का रखवाला था, वॉचमैन या पुलिस वाला जैसे समझ लो आप। वो उस गाँव का पुलिस वाला था, सिपाही था जो ध्यान रखता था। गांव की चौकी में रहने वाला चौकीदार पुलिस वाला था, वो कांस्टेबल टाइप का। और ये जो इंसान है ये अनदेखा था गांव वालों के लिए, इस मजदूर को उन्होंने कभी देखा नहीं था। और गांव के अंदर जहां जिस घर में वो सेठ के वहां शरण लेता है, सेठ ने भी उसको रात को ही शरण दी थी, उसको भी पता नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, तो बहुत भोला भाला दिखने वाला ये चोर होगा। पुलिस वाले को तो सब जानते थे, उस कांस्टेबल को तो सब जगह पहचान थी उसकी कि ये तो हमारे गांव की सुरक्षा करते हैं, ये तो चोरी नहीं करेंगे। पर ये कौन आ गया जो अनदेखा आदमी है? अभी ये क्या होता है, मजदूर जो होता है इतने में उसी को बैग दे देता है और बोलता है चोर चोर चोर। तो अब उसके हाथ में बैग है चोरी का, मजदूर के हाथ में। मजदूर कुछ समझ पाता है, इससे पहले सबकी नज़र में एक तरफा ये हो गया कि भैया चोरी की है इस मजदूर ने, ये गाँव में लूटपाट के हिसाब से आया था, इसलिए यही चोर है। पूरे गाँव के लोग उसको बोलते हैं कि इसको जेल में डालो, इसको हम बाहर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसने बहुत गलत काम किया है। और जो चोरी करने आया कांस्टेबल वो बोलता है हाँ बिल्कुल बहुत गलत काम किया है इसने, इसको जेल में डालना चाहिए। वो पकड़ते हैं और पकड़ के बेचारे को जेल में डाल देते हैं। मजदूर बेचारा जेल में बैठ के सोच रहा होता है क्यों तो मैंने इनकी मदद की, क्यों मैं इस घर में आया, क्यों मैं इस गाँव में आके रुका। अब मेरे को बेटे को देखने जाना, एक तो वो टेंशन है, दूसरा इन्होंने मेरे को झूठे मुकदमे फंसा दिया, वो टेंशन है। पता नहीं बेटे के पास पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, बेटा किस हालत में होगा। दूसरा यह मुकदमा हो गया, पता नहीं मैं सुबह जेल जाऊंगा, अभी तो जेल में हूँ, सुबह कोर्ट में जाऊंगा, वहाँ केस चलेगा, वहाँ बरी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, या सारे गवाह मेरे अपोजिट हैं, कैसे मैं अपने आप को साबित करूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। ये टेंशन उसके दिमाग में रात भर चलती है। सुबह जेल से लेकर के उसे कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में हमारे राष्ट्रगीत लिखने वाले न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी जज होते हैं, जो उन दोनों की बात सुनते। उन दोनों का मसला सुनने के बाद बंकिम चंद्र चटर्जी को समझ में आ गया होता है कि ये मजदूर जो है ये निर्दोष है, ये तो भाई अपने कहीं गांव से जा रहा था, इसको आगे जाना था, इसलिए रात को शरण ली, इसको झूठा फंसाया गया है। और ये चोर वास्तव में कौन है? ये रखवाला पुलिस वाला, ये कांस्टेबल ही चोर है, जो इस तरीके से बातें बना रहा है, यही चोर है। अब रविंद्रनाथ टैगोर
ने सोचा, नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने सोचा कि कैसे मैं इसका निर्णय दूं कि जिसके हाथ में बैग पकड़ा गया है, जो मजदूर है, जिसको पूरा गांव चोर मान रहा है, उसको मैं कैसे छोड़ूं, और जो पुलिस वाला है इसको चोर बताऊं, कैसे करूं मैं, क्योंकि सबूत ही नहीं है कुछ। पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि हाँ, हमने देखा है, कोई सबूत नहीं बचा, कहीं गवाही नहीं कोई। अब वो सुनते हैं दोनों का पक्ष, उसके बाद में कहते हैं ऐसा है कि आप अभी तो जाइए अपने अपने घर, कल सुबह आना, मैं कल सुबह तुम्हें इसका निर्णय दूंगा कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। दोनों चले जाते हैं। वो बेचारा एक रात और जेल में काटता है मजदूर, कांस्टेबल अपने मजे से आराम से बैठा होता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी सोचते हैं कि अब मैं किसको कैसे बताऊं, कैसे सबूत बनाऊं। इस चीज को रात को विचार करते हैं, और रात भर विचार करने के बाद सुबह कोर्ट लगती है। कोर्ट में बैठते हैं न्यायाधीश, और सामने से वो दोनों आते हैं। बाहर जितने भी लोग होते हैं वो भी उस केस की सुनवाई देखने आ गए होते हैं। तो सुबह सुबह न्यायाधीश पूछते हैं कि चलो भाई, एक बार फिर से आप लोग अपनी अपनी दोनों की घटनाएं बताओ कि किसके साथ क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या देखा। मजदूर अपनी कहानी सुनाते हैं, उसके बाद में कांस्टेबल भी अपनी कहानी सुनाते हैं। न्यायाधीश कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे पता लग गया है कौन चोर है कौन चोर नहीं है, और मैं फैसला देने जा रहा हूँ। तो जैसे फैसला देते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, इतने में ही एक बाहर से आदमी आता है और आकर के वो कहता है, पुलिस वाला ही होता है वो भी दूसरा, वो कहता है कि न्यायाधीश, हे जज साहब, यहाँ से कुछ दूरी पर एक सड़क मार्ग है, हाईवे है, वहां पर, हाईवे तो मतलब इंग्लिश में कह रहा हूँ, बड़ा सड़क मार्ग है, वहां उसके किनारे पर एक डेड बॉडी मरी पड़ी मिली हुई है। अब वो किसकी है क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, तो हमें आज्ञा दीजिए कि हम जा करके वो डेड बॉडी यहाँ लेके आ जाए। अब पहले के जमाने में क्या होता था, जज जो होते थे वो पुलिस वाले उनके अंडर में होते थे, जज के अंडर में ही पुलिस वाले होते थे। तो अभी तो जैसे जज अलग है पुलिस वाले अलग है ना, पहले जजों के अंडर में ही पुलिस वाले होते थे, इसलिए कहीं कोई बड़ा कांड होता था तो यहाँ पूछना पड़ता था इन लोगों को, जज से अनुमति लेनी पड़ती थी। अभी जज साहब बोलते हैं ठीक है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन तुम नहीं, इन दोनों को भेजो, ये पुलिस वाला और ये मजदूर जाएंगे, और वो डेड बॉडी किसकी है वो उसको जा करके सुरक्षित लेके यहाँ तक अभी आए, उसके बाद मैं फिर इनका दोनों का फैसला करता हूँ, और फिर मैं वो केस देखता हूँ कि कौन है वो किसकी डेड बॉडी है। उन दोनों कहते हैं ठीक है, जो आज्ञा पा करके वो दोनों जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ सही में किसी की लाश पड़ी हुई होती है। देखते हैं बहुत हट्टा कट्टा इंसान है जो मरा हुआ है, सोचते हैं इसको कैसे लेके जाएं, क्योंकि दूर है, वो तो काफ़ी दूर है कोर्ट, वहाँ तक तो कैसे लेके जाएंगे दोनों। वो दोनों लकड़ी का एक फट्टा बनाते हैं, और लकड़ी का एक पट्टा बनाने के बाद उसके ऊपर लाश को डालते, और फिर दोनों अपने कंधे पर लेते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। कहाँ के लिए? कोर्ट जाने के लिए। अब जब रास्ते में वो दोनों लकड़ी के पट्टे को अपने कंधे पे लेके चलते हुए जाते हैं, तब चूंकि मैंने बताया कि बहुत हट्टा कट्टा होता है, वो डेड बॉडी जिसकी होती है वो बहुत भारी होती है, तो बेचारा मजदूर जो गरीब होता है, जो कमजोर होता है, उसको बहुत रोना आता है। अपनी इस बुरी कंडीशन को देख के उसको इतना दुख होता है, इतना रोना आता है कि वो सोचता है कि यार मैं क्यों यहाँ पर आया, मैं क्यों इस गांव में रुका, क्यों इस घर में रुका, मैंने क्यों चोर को पकड़ने का अच्छा काम किया। और उसको इतना पीड़ा होती है, इतना दुख होता है कि वो रोने लग जाता है। तो जब उसका वो रोना शुरू होता है, ये रोना सुनता है वो कांस्टेबल, और उसको बोलता है हंसते हुए कि ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे रो अब तुम अपनी किस्मत के ऊपर, तुम्हें ऐसे ही रोना पड़ेगा अपनी किस्मत के ऊपर। ना तो तुम मुझे उस दिन चोरी जब मैं करके जा रहा था पकड़ते, और ना ही तुम इस झूठे मुकदमे में फंसते, और ना ही तुम्हें अब जेल जाना पड़ता। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खिलाफ ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है, तुम्हें सजा होगी कम से कम 3 साल की। इसलिए तुमने जो ये भलाई का काम किया, अब उसका उल्टा भुगतो तुम, यही तुम्हारे कर्म है, यही तुम्हारी किस्मत है। और वो हंसने लगता है ऐसा बोलते हुए। बेचारा दूसरे तरफ मजदूर होता है, वो सब बातें सुनता और रोना शुरू कर देता है। ये बात होती है, और जैसे तैसे वो लेकर के उस डेड बॉडी को कोर्ट में लेके आते हैं, कोर्ट के बाहर चबूतरे पर उसको रख देते हैं, और अंदर दोनों जाके प्रवेश करते हैं। फिर न्यायाधीश के सामने बोलते हैं, महाराज न्यायाधीश, हम बाहर उस मृत लाश को लेके आ चुके हैं, और अब आप हमें बताइए कि हम दोनों में से कौन गुनहगार है, कौन चोर है, कौन नहीं है। न्यायाधीश कहते हैं ठीक है, तुम उनको ले आए, बोला हाँ ले आए। तो सुनो, इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि कौन दोषी है। तो जैसे वो बताना चाहते हैं, इतने में वो देखते हैं सभी लोग, और न्यायाधीश और चोर मजदूर दोनों जने देखते हैं, कांस्टेबल वगैरह, कि जिसको इंसान को लेके आए होते हैं ना कंधे पर ढो करके मरा हुआ समझ के,
वो इंसान खड़ा हो गया है और खड़ा हो गया एकदम जाकर के अंदर कोर्ट में आ गया और कोर्ट में आकर के जज के सामने उनको नमस्कार करने लगा। ये सीन देख करके लोग डरने लग जाते हैं और उस कांस्टेबल पुलिस वाला जिसने चोरी की होती है उसकी तो और हालत टाइट हो जाती। वो सोचता है यार ये तो मर गया था, ये जिंदा होके कैसे आ गया, ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है। सब लोग डरने लग जाते हैं देख के। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि ये मरा नहीं था, उसको न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही बोला था कि तुझे वहां मर के रहना है और उसके बाद जो होगा रास्ते में उनकी बातें सुनते हुए आना है और जो बताएगा उसकी बात को सुन के मुझे बताना है। यानी ये न्यायाधीश की ही पूरी प्लानिंग थी और वो इंसान मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था उस समय। अब ये बात जब होती है तब वो न्यायाधीश को अपना बताते हैं सच कि ऐसी सी बात है, जब मैं आपके कहे अनुसार रास्ते में आ रहा था, जब ये दोनों मुझे अपने कंधे पर ढो करके ले आ रहे थे, तब मैंने देखा कि ये गरीब इंसान मजदूर जो है इससे तो मैं उठाया नहीं जा रहा था, ये दुख के मारे कष्ट में रोने लग गया था और इसके बदले में जो एक कांस्टेबल था ये इसका मजाक उड़ा रहा था, ये इसके ऊपर हंसते हुए कह रहा था कि तुमने मुझे उस दिन चोरी करने से पकड़ा, अब इसका तुमने जो अच्छा काम किया था तो उसका बुरा परिणाम भोगो, कम से कम 3 साल जेल में रहोगे और तुम्हें समझ में आएगा कभी किसी का भला नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी महाराज, मैं इनका गवाह हूँ। ये बात सुन करके चोर जो होता है कांस्टेबल उसकी हालत टाइट हो जाती है, वो बहुत घबरा जाता है और इधर पूरा कोर्ट ये सुन लेता है कि बेवजह झूठे इंजाम में फंसाया गया है इस मजदूर को, ये चोर नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने तो चोर को पकड़ा था और बल्कि चोर ने इसको गलती से फंसा दिया और हम सब ने भी ना चाहते हुए भी गलती से मजदूर को ही चोर समझ लिया, हम सब गलत है। सभी के सामने उस मजदूर का सच आ जाता है। तो उसके बाद न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी बेचारे मजदूर को तो ससम्मान बरी कर देते हैं, बाइज्जत बरी कर देते हैं उस मुकदमे से, और चोर जो होता है कांस्टेबल उसको 3 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं। कहानी इसी के साथ यहाँ खत्म होती है और कहानी की शिक्षा यह है कि सच हमेशा सच होता है, कभी वो छुपता नहीं है। सच के बादल जो है, झूठ के बादल बेशक बहुत घने हो सकते हैं लेकिन सच का सूर्य कभी न कभी चमकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने अच्छे काम करने चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमारे गलत काम का हिसाब भी एक ना एक दिन होगा, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये ऐसी कहानी थी। अब हम चलते हैं सीधे सीधे इस कहानी की ओर। इस पाठ की गद्याश के रूप में जो कहानी लिखी है ओम प्रकाश ठाकुर जी ने, हम इसको पढ़ेंगे। आप सभी का ध्यान कंटिन्यू हमारे पाठ पर होना चाहिए।